बॉर्न इन 1956, देखिएगा, बंगाली ऑथर है, लिटरेरी क्रिटिक है, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी बंगाली में भी लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखेंगे क्योंकि ये लिटरेरी क्रिटिक है. He has acknowledged the last influence of Rabindranath Tagore and the Bengali literary tradition in his own writing. इनका पहला नोवेल जो था उसका नाम है सर्किल ऑफ रीजन 1986 के अंदर, एंड द नेक्स्ट नोवेल शैडो लाइंस 1988 आर द अबाउट द सीमलेसनेस ऑफ geographical boundaries, and much of the plot of Shadow Lines hinges on the question of national identity. अब जरा देखो, इनका पहला नोवेल जो है सर्किल ऑफ रीजन है और नेक्स्ट नोवेल जो आया वो आया शैडो लाइंस करके. ये सीमलेसनेस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड मच ऑफ द प्लॉट ऑफ शैडो लाइंस हिंजेज ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को लेकर है. तो अब सिंपल याद रखना, ये वर्क जो है ये नेशनल आइडेंटिटी को लेकर है. शैडो लाइंस. He wrote Ibis ट्रियोलॉजी. ये तो मेन रूप से ध्यान ही रखनी है. कौन सी ट्रियोलॉजी लिखी है इन्होंने? इबिस ट्रियोलॉजी, विच कंप्राइजेज सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर. 2015 में ये जो एंथोलॉजी जो आई वो 2015 में. आगे इसकी जिक्र भी करेंगे हम इसके बारे में. इट्स द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इबिस ट्रियोलॉजी सेट इन 1830 जस्ट बिफोर द ओपियम वॉर, which encapsulates the colonial history of the East. His Ibis trilogy is a severe indictment of British opium trade. तो ये ट्रियोलॉजी जो है ना, मतलब जो ब्रिटिश ओपियम ट्रेड थी ना उसको लेकर ही है. 2007 he was awarded the Padma Shri, and in 2009 he was elected a fellow of the RSL, Royal Society of Literature. He won 54th Jnanpith Award in 2018, India's highest literary honor. He got Sahitya Academy Award for the Shadow Line in 1989. In 2005, he is named a Ford Foundation of Art of Change Fellow. तो मेजर तो इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है 2018 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1989 में शैडो लाइन के लिए, है ना. और ये तो और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है. He wrote the Calcutta Chromosome 1995, The Glass Palace 2000, The Hungry Tide 2004, and Sea of Poppies 2008. In 2011 he wrote a fiction जिसका नाम है River of Smoke. सारी चीजें लिखनी है आपको. His notable non-fiction writing are In an Antique Land 1892, Dancing in Cambodia, and At a Large in Burma 1998, एंड काउंटडाउन 1999. तो ये सारे वर्क जो मैं बता रहा हूं आपको, सबको आपको ध्यान से पढ़ना है. अभी देखो एक साथ हम बात करते हैं सभी वर्क्स के बारे में. तो सबसे पहला जो वर्क हम देख रहे थे सर्किल ऑफ रीजन 1986 में आया, और इसका मेन कैरेक्टर जो है बलराम है और नचिकेता बोस है. उसके बाद शैडो लाइंस, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला इनको 1989 में, 88 में आया. 2 पार्ट्स में ये आती है. 2 पार्ट्स, एक तो गोइंग अवे और एक कमिंग होम. प्रोटोगोनिस्ट कौन है? त्रिदीप इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं. नोवेल वॉज ट्रांसलेटेड बाय शालिनी टोपीवाला इनटू गुजराती इन 1998. इसका गुजराती ट्रांसलेशन भी आ चुका है, जिसको शालिनी टोपीवाला ने गुजराती में ट्रांसलेट किया था. द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995, ये कैलकाटा की सेटिंग है और इसका प्रोटोगोनिस्ट है मुरुगन और अंतर. ये 2 इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं. प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मुरुगन है. द ग्लास पैलेस, इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है? राजकुमार है. और ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है. बर्मा की कहानी है, बंगाल की कहानी है, इंडिया की और मलाया. स्पेंस सेंचुरी फ्रॉम द फॉल ऑफ कॉनबर्ग डायनेस्टी इन मेंडाले थ्रू WW वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू मॉडर्न टाइम. तो ये जो ग्लास ऑफ प्लेस है ना, ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है जिसमें बर्मा, बंगाल, इंडिया और मलाया इन सभी का जिक्र है. प्रोटोगोनिस्ट का नाम याद रखना कौन है? राजकुमार. इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है? राजकुमार है. द हंग्री टाइड 2004 में आया और प्रोटोगोनिस्ट है फकीर कनाई दत्त. और इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम द नोवेल: हाउ डू यू लॉस अ वर्ड, डज इट वेनिश इनटू योर मेमोरी लाइक एन
old toy in a cupboard and hidden in the cobwebs and the dust waiting to be cleaned out or rediscovered. ये इसकी फेमस लाइन है कि हाउ डू यू लॉस अ वर्ड, डज इट वेनिश इनटू योर मेमोरी, कि ये एक मेमोरी की तरह गायब हो जाता है, लाइक एन ओल्ड टॉय इन अ कबर्ड, कि एक पुराना जो खिलौना है ना, जिस तरीके से कबर्ड जो है उसमें पड़ा हुआ खराब हो जाता है, एंड हिडन इन द कॉबवेब्स एंड डस्ट वेटिंग टू बी क्लीन्ड आउट और रीडिस्कवर्ड, कि इसका नंबर आए वापस और इसकी धूल हटाई जाए, इसके साथ खेला जाए, तो क्या आपके के मन में जो शब्द है उसका मतलब शब्द कैसे खो गया है, इसी को लेकर ये पूरा की पूरा वर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इबिस ट्रियोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें 3 हैं आपके, एक तो सी ऑफ पॉपीज जो 2008 में आया, प्रोटोगोनिस्ट दिति थी, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में और फ्लड ऑफ फायर 2015 में। तो ये एक्चुअल में तो कब की हुई ट्रियोलॉजी, 2015 की हुई, क्योंकि लास्ट वाला तभी था। A work of post-colonial literature, the story is set across Indian Ocean region, है ना, during the 1830s in the lead up to the first Opium War, उसी को लेकर है पूरा की पूरा जो इबिस ट्रियोलॉजी है, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में आपके साथ। अब देखिएगा आप लोग आगे, it particularly focus on the trade of opium between India and China and the trafficking of Gir Mithias to Mauritius. The series has received critical acclaim and academic attention for its historical research, themes and ambition. A television series adaptation was announced to be in development in 2019. खैर अभी आपको ध्यान रखना, इसमें इंडिया और चाइना के बारे में है, ओपियम ट्रेड के बारे में है, और फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुआ था उसको लेकर ही ये वर्क जो है वो लिखा गया। तो ये कहानी हुई इबिस ट्रियोलॉजी की, और मेजर जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, तो आई थिंक अमिताभ घोष से इतने ज्यादा इसके बाहर कोई क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में नहीं बनने वाला है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो आपको वो सारे पॉइंट, वो सारे वर्क्स एक जगह पर मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपने नोट्स जरूर बनाना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नोट्स मेकिंग जो है इट इज एन आर्ट इटसेल्फ। अगर आपको नोट्स बनाना आ गया तो आप बहुत ज्यादा चीजों को बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट करके, एक उनको करटेल करके, बहुत कंप्रेस्ड करके, बड़े सिंपल तरीके से आप उनको याद कर सकते हो, और अपने मतलब खुद का कुछ हो जाएगा। नोट्स बनने के बाद चीजें क्या है, उन पर आपका खुद का पोजीशन होता है कि भाई थोड़ा सा मतलब उस पर प्राउड फील कर सकते हो भाई मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। तो नोट्स मेकिंग अमेजिंग है, बनाना चाहिए भाई। नोट्स तो बिना बनाए काम चलेगा ही नहीं, है ना, ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट हो गए। इस सेशन में मैं 4 पॉइंट करवा दूंगा आपको। कमला दास के बारे में बात करेंगे बना, इनके बारे में बात करेंगे हम, कमला दास के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, कमला दास born in 1934 and she was died in 2009। इंडियन इंग्लिश पोइट है और मलयालम ऑथर है, केरला से बिलोंग करती हैं। इनका जो नाम है ना वो है कमला सुरैया, और इनको इनके दूसरे नाम पेन नेम है माधवी कुटी। ये ध्यान रखना, माधवी कुटी किसका नाम है, इससे पहले कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं माधवी कुटी को लेकर। और वैसे नाम क्या है, कमला सुरैया। एन इंट्रोडक्शन इज अ पोइम बाय कमला दास विच हैज फेमस लाइन। देखो, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन, born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2 and dream in 1। ठीक है ना, ये जन्म तो मालाबार में हुआ है, 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 को लिख सकती हूँ, एक में मैं अपने विजन और विचार देखती हूँ। सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985। इनकी पहली बुक का नाम है, ये कलेक्शन है समर इन कैलकाटा। ये क्या है सर, इसमें 51 के आसपास पोएम्स हैं। वॉज ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और सेकेंड बुक ऑफ पोइट्री जिसका नाम है डेस्केंडेंट्स was even more explicit woman to gill him what makes you woman, the scent of long hair, the must of sweet between the breast, the warm shock menstrual blood and all your endless female hungers। और ये कहां से लिया गया है, द लुकिंग ग्लास से लिया गया है। At the age of 42 she published a daring autobiography जिसका नाम है माई स्टोरी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो माई स्टोरी।
और ये कब लिखी गई? 1976 में। ओरिजिनली रिटन इन मलयालम एंड लेटर इन इंग्लिश। और इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 50 चैप्टर्स हैं। 2009 के अंदर द टाइम्स न्यूज़पेपर जो है, उन्होंने इनको कहा था द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। इंडियन पोइट्री होगा ये, इंडिया पोइट्री क्या होगा? इंडियन पोइट्री होगा। 2009 में 9 के अंदर द टाइम्स ने टाइटल दिया था ये। सी एडॉप्टेड इस्लाम। इस्लाम इन्होंने 1999 में एडॉप्ट कर लिया और इन्होंने अपना नाम रख लिया कमला सुरैया। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985। पहले भी हमने ये देख चुके थे, ये लाइन डबल बार हो गई है। सी फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है लोक सेरा। क्या है? लोक सेरा पॉलिटिकल पार्टी। वर्क्स के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला वर्क हमारे सामने ये एक कलेक्शन है, समर इन कैलकाटा, 1965 में आया। टोटल इसमें 51 पोएम्स थी। और इस वर्क के अंदर, पर्टिकुलर इस वर्क के अंदर, इन्होंने सन की तुलना एक राइप ऑरेंज से की है। समर इन कैलकाटा पोइटिकली प्रेजेंट हर सिंसियर ऑटोबायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमनहुड एंड लव कपल्ड विद इरोटिसिज्म। यानी मेन थीम जो है ना वो वुमनहुड को लेकर है। इन कंबर्ड लव इज नो लव, और हर पोइम्स डिपिक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फहुड। ये मेजर मेजर थीम थी समर इन कैलकाटा की। बात अगर हम करें उसमें ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। अब देखो क्वेश्चन जो बनेगा, एक तो एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमनहुड एंड लव कपल्ड विद इरोटिसिज्म, यानी मेन तो एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमनहुड को लेकर है। ये कलेक्शन है तो 51 पॉइंट्स इसमें टोटल थी। और इसमें सन की तुलना जो है ना, क्वेश्चन बन सकता है किससे की गई है? राइप ऑरेंज से की गई है। और 1965 के अंदर ये पब्लिश होता है। ठीक है ना? बताओ जरा, बात क्लियर हुई यहां तक? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, ठीक है, समर इन कलकत्ता हो गया। चलो ये देख लिया था। हाँ, इनकम्बर्ड जो है ना, मतलब रेस्ट्रिक्ट, लव में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, लव तो लिबर्टी का नाम है। द डेस्केंडेंट्स, इसके अंदर टोटल पॉइंट्स कितनी थी? 29, 1967 में आया। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पॉइंट्स 1973, इसके अंदर 33 पॉइंट्स थी। सायरन्स पॉपुलर वर्क है, ध्यान रखना किसका है? कमला दास का, 1964 में। अल्फाबेट ऑफ लस्ट ये नोवेल है, 1976 में। और माय ग्रैंड मदर्स हाउस 1965 में। और अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। एक शॉर्ट स्टोरी और है, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, 1992 शॉर्ट स्टोरी है। कलेक्टेड पॉइम्स 1984, माई मदर एट 60 1999, और द स्ट्रेंज टाइम 1977, और टुनाइट द सैवेज राइट विद प्रीतीश नंदी के साथ इन्होंने लिखा। ये भी इनका जो है एक पॉपुलर वर्क है। तो ये मेजर मेजर वर्क थे कमला दास के बारे में। तो कमला दास का जो एक्चुअल में नाम था वो क्या नाम था? माधवी, पेन नेम जो था वो क्या था? माधवी कुटी। बाद में कमला सुरैया नाम रख दिया इन्होंने, कमला दास की जगह चेंज कर लिया था। मालाबार में बॉर्न होता है। समर इन कैलकाटा का ध्यान रखना, सेकंड बुक डेस्केंडेंट है। समर इन कैलकाटा जो है वो एक कलेक्शन है जिसमें 51 पॉइंट है टोटल। इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? माय स्टोरी, 1976। इस्लाम 1999 में किया है। और टाइम्स ने इनको कहा है द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की है जिसका नाम है लोक सेरा। और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1985 में मिला है। और इनका जो मेजर वर्क है ये भी, ये तो मिला इनको बाद में मिला, 1985 में मिला है ना, ये वर्क तो पहले आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या डेट्स का थोड़ा इशू था शायद। नहीं नहीं, साहित्य अकेडमी तो सही मिला इनको, 1980 में मिला, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देते हैं अरुंधति रॉय, 1959 में इनका बॉर्न होता है। देखो जरा, सुजैना
अरुंधति रॉय इज एन इंडियन राइटर हु इज ए बेस्ट नॉन फॉर अ नोवेल जिसका नाम है गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब आता है? 1997 के अंदर। विच वन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, जिसके लिए क्या भी मिला है? मैन बुकर प्राइज भी मिला है 1997 में। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट कॉजेज में ये इन्वॉल्व रही। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल जाता है 2006 में, और इनको डायस्पोरिक राइटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2006 में, मैन बुकर इनको 1997 में। एक दिन में जितने भी साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं ना, तो सारे बता दूंगा आपको, ठीक है ना, सारे बता दूंगा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो वर्क की बात करें हम लोग तो फिक्शन में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस 2007। नॉन फिक्शन की बात करें तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस 2001, वॉर इज पीस 2001, द ग्रेटर कॉमन ऑफ गॉड 1999, और वॉकिंग विद द कॉमरेड्स 2010, और ब्रोकन रिपब्लिक भी इनका एक वर्क रहा है, ब्रोकन रिपब्लिक। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट वर्क फिक्शंस में, सबसे पहले द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये तो यहाँ आपके फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही हो गए। फिक्शन में 2 हैं, बाकी 1 2 3 4 5 और 6 वर्क इसमें है इनके नॉन फिक्शन में। अब एक इस वर्क की चर्चा हम करेंगे। देखो जरा, गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 का है। It centers around a tragedy that sends a family apart and its lasting effect on the twins who were at the heart of it. The book explores how the small things affect people's behavior and their lives. कि छोटी छोटी चीजें जीवन में किस तरीके का रोल प्ले करती हैं, कैसे वो इफेक्ट जो है वो डालती हैं। स्टोरी जो है वो केरला के ए मैनिम सिटी की है। फ्रेटर्नल ट्विंस, एक का नाम है राहिल और एक का नाम है Stephen are 7 year old in 1969. तो 2 कैरेक्टर ध्यान रखना। अम्मू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर। अम्मू जो है वो इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है। बाबा इज राहेल एंड ईस्ता फादर हु इज डाइवोर्स्ड बाय अम्मू व्हेन द चिल्ड्रन वर वेरी यंग। इन दोनों का मतलब अम्मू का और जो बाबा है इनका डाइवोर्स हो जाता है। इनके 2 बेटे, एक तो अम्मू सॉरी एक तो राहेल और एक ईस्ता। The story enters in 1990 as the young woman Rahil returns to her village to be reunited with her twin brother. ठीक है, और Isthapan at the age of 31. The twins used to call themselves me and us. The day before Margaret and Sophie arrived, the family visit a theater to see The Sound of Music, where Istha is molested by the orange drink lemon drink man, है ना, अ बिवरेज वेंडर। ये इसको मॉलेस्ट करता है, किसको? ईस्ता को। वलूथा एक अनटचेबल है, दलित है। हिज फैमिली हैज बीन वर्किंग फॉर द आईपीई फैमिली फॉर जनरेशन। राहेल एंड ईस्ता फ्रॉम एन अनलाइकली बॉन्ड विद वलूथा एंड कम टू लव हिम डिस्पाइट हिज अनटचेबल स्टेटस। राहेल और ईस्ता जो है वो अच्छा बॉन्ड है वलूथा के साथ, और वो अनटचेबल है, फिर भी वो मतलब उससे प्यार करते हैं। When Ammu's relationship with Valutha is discovered, Ammu is locked in a room and Valutha is banished. और वलूथा को क्या कर दिया जाता है? सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। In her rage, Ammu blames the twins for her misfortune and calls them millstones around her neck. उसके गले में बंधे हुए एक जंजीर की तरह उसको देखा जाता है। तो 4 पॉइंट आपके हैं। इनके मेजर वर्क सारे, चाहे अरुंधति राय की बात हो, कमला दास की बात हो, इसके अलावा हमने बात करी अमिताभ घोष के बारे में बात हो, और निसिम इजेकियल के बारे में बात हो। सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। किसका कौन सा वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। शैडो लाइंस बड़ा पॉपुलर वर्क है इनका। द ग्लास प्लेस बड़ा पॉपुलर वर्क है ना। तो ये जो हंग्री टाइड, तो इसमें भी इसका प्रोटोगोनिस्ट फकीर कनाई दत्त, ये सारी बातें जो हैं हमने आज के सेशन में देख ली हैं। यानी 4 पॉइंट्स को मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया है। आई होप चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प करने वाली हैं, और ऐसी तमाम वीडियोज़ के साथ आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।